हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि देखा गया है कि कक्षा 12 या हर एक प्रकार का एग्जाम जो भी है क्लास 12 में, क्लास 11 में, क्लास 10th में यहाँ तक कि बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं आईपीएससी नेमिंग से। और बहुत सारे बच्चों की पीड़ा रहती है कि आईपीएससी नेमिंग कैसे करें। बच्चे पास हो जाते हैं, याद कर लेते हैं, पर उनको सही से चीज़ों को सही कैसे लिखना होता है, क्या नियम होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। तो हम लोग आज से आईपीएससी नेमिंग सीखेंगे। आईपीएससी नेमिंग दो प्रकार के होते हैं, एक ऑर्गेनिक के लिए होता है और एक इनऑर्गेनिक के लिए होता है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेमिंग की बात यहाँ पे नहीं होगी, यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेमिंग की बात करेंगे। उसके बाद जैसे ये चैप्टर हम नेमिंग हम लोग सीख लेंगे, उसके बाद हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी नेमिंग को सीखने के लिए शुरुआत करेंगे। क्योंकि आईपीएससी नेमिंग जो होता है वो एक नियम बेस्ड है। आईपीएससी एक संस्था है जिसने क्या किया है कि कार्बनिक यौगिक के लिए नियम बनाए हैं। उसी नियम के बेसिस हम लोग को क्या करना है, चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप सीखना है। तो पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि आखिर में आईपीएससी नेमिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या ऐसी जरूरत पड़ी कि आईपीएससी नेमिंग करनी पड़ी या एक नया नियम पढ़ना पड़ा। तो देखते हैं। जैसे कि जानते हैं, जब भी हम रसायन विज्ञान की बात करते हैं तो रसायन विज्ञान में दो तरह के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान में दो तरह के यौगिक बनते हैं, दो तरह के कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। एक कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड, या इसको हिंदी में बोलते हैं अकार्बनिक यौगिक। जबकि दूसरा जो है उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, कार्बनिक यौगिक। अब अगर हम लोग देखें तो हमारे पास कुल 118 तत्व हैं। तो कितने एलिमेंट हैं? 118 एलिमेंट हैं। 118 तत्व में जो 117 तत्व होता है उससे जितने भी यौगिक बनते हैं उन यौगिकों को हम लोग किस श्रेणी में रखते हैं? तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड या अकार्बनिक यौगिक की श्रेणी में रखते हैं। तथा कार्बन नाम का एक तत्व है जो वर्ग 14 में पाया जाता है, जो वर्ग 14 में पाया जाता है और वर्ग 14 का पहला एलिमेंट है, जो तृतीय आवर्त में पाया जाएगा। अगर आप पीरियोडिक टेबल का सही से अध्ययन किए हुए हैं तो कार्बन की पोजीशन आपको पता चल जाएगी। कार्बन नाम का जो तत्व है, कार्बन तत्व जो होता है उससे जितने भी यौगिक बनते हैं उन यौगिकों को हम लोग क्या बोलते हैं? उन यौगिकों को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं या कार्बनिक यौगिक बोलते हैं। और कार्बन की एक विशेष प्रकार की प्रकृति होती है। कार्बन की एक विशेष प्रकार का नेचर होता है कि कार्बन आपस में जुड़ सकता है। कार्बन आपस में जुड़ सकता है और आपस में कार्बन ढेरों नंबर में जुड़ता है, 1 2 10 20 100 200 तक आपस में कार्बन जुड़ सकता है। और जैसे जैसे कार्बन की श्रृंखला बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, यौगिकों का भी नंबर क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए कार्बनिक यौगिक की जब भी बात करेंगे तो कार्बनिक यौगिकों में ढेरों यौगिक बनते हैं। अब उन ढेरों यौगिकों का नाम याद करना, अलग अलग नाम याद करना, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो रहा था। तो इसीलिए वैज्ञानिकों ने एक नया पद्धति डेवलप किया जिसे हम लोग आईपीएससी पद्धति कहते हैं। तो उसी आईपीएससी पद्धति का इस्तेमाल करते हुए हमको कार्बनिक यौगिक का नामकरण सीखना है। इसी के आधार पे क्या होगा कि हमें आसानी से, बहुत ही आसानी हो जाएगी, जिससे कि हमको याद करना ही नहीं होगा। कुछ नियम को आधार बना लेंगे, उससे क्या होगा, हम सारे के सारे जितने भी प्रकार के कार्बनिक यौगिक हैं उन सभी कार्बनिक यौगिकों को क्या कर सकते हैं, हम नामकरण कर सकते हैं। तो पहले हम कार्बन की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे आगे क्या करेंगे, नेमिंग की बात करेंगे। तो बात कार्बन की करते हैं। कार्बन आवर्त सारणी की बात करें या पीरियोडिक टेबल की बात करें तो पीरियोडिक टेबल में दूसरे पीरियड में आता है या आवर्त में आता है, और वर्ग नंबर 14 में वर्ग में आता है, ग्रुप में आता है या फिर वर्ग में आता है। ये अपने ग्रुप का पहला एलिमेंट है, अपने ग्रुप का पहला एलिमेंट है। और जब वर्ग 14 या ग्रुप 14 की बात करते हैं तो ग्रुप 14 के सभी एलिमेंट की जो संयोजकता होती है, वैलेंसी जो होती है, वो कितनी होती है? 4 होती है। अर्थात उसे 4 एटम की आवश्यकता होती है जिससे वो अपना अष्टक क्या कर सके, पूरा कर सके। ऑक्टेट रोल, अष्टक मतलब ऑक्टेट रोल क्या होता है कि तत्व अपने आप को अक्रिय गैसों की श्रेणी में लेके जाना चाहता है, क्योंकि अक्रिय गैस अस्थायी तत्व होते हैं। अक्रिय गैस के जितने भी एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, अस्थायी होंगे। और उनकी जो संरचना होती है, बात संरचना होती है, उसमें कुल 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो सभी का हमारा भी बेसिक फंडा है, जितने भी लिविंग है नॉन लिविंग है सब लोग अस्थायी की श्रेणी में जाना चाहते हैं, तो तत्व भी अस्थायी की श्रेणी में जाना चाहते हैं। तो कार्बन जो होता है उसकी परमाणु, जिसकी एटॉमिक नंबर है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है, उसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो हो जाएगा 2 और 4। अगर इसे 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाएगा तो इसका अष्टक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो कार्बन अपना अष्टक पूरा करने के लिए एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया करता है जिसको हम लोग बोलते हैं शेयरिंग। क्या बोलते हैं? शेयरिंग। मतलब ये क्या करता है, आपस में इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, शेयरिंग करता है। इलेक्ट्रॉनों का क्या करता है, आदान प्रदान करता है। इसी आदान प्रदान के थ्रू क्या करता है, वो अपना अष्टक पूरा करता है। अब इलेक्ट्रॉनों का जब आदान प्रदान की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान में मैक्सिमम अगर कोई 2 एटम आपस में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान कर रहे हैं तो 2 करते हैं, 3 करते हैं। सॉरी, कितने इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान करेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान कर सकते हैं। और जितने इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान की शेयरिंग, साझेदारी की बात की जा रही है यहाँ पे। क्या कह रही है? साझेदारी की बात की जा रही है। जब भी इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा तो वहाँ पर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण होता है, वैलेंस बॉन्ड का निर्माण होता है। और कार्बन जनरली इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण नहीं करता है, वो कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण करता है। कोवैलेंट बॉन्ड जो बनता है किससे? आपस में साझेदारी से बनता है। आपस में किससे बनता है? तो आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से वो बनता है।
अब कोई भी एटम, अगर दो एटम की बात करें तो दो एटम अधिकतम इलेक्ट्रॉन की जो साझेदारी करेगा वो 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर सकता है। तो कार्बन की जब बात करेंगे तो कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन की भी साझेदारी करके अपना स्टेप पूरा करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके अपना स्टेप पूरा करेगा और 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके अपना स्टेप पूरा करता है। जब हम बात करेंगे एक बांड की तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और ऐसे क्या हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। परंतु कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 4 वैलेंसी के लिए बाकी वो अलग अलग जगह से अलग अलग परमाणु से अपने स्टेप को पूरा करने का कोशिश करता है, पूरा कर लेता है। और 2 एटम के बीच में अधिकतम जो भी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी वो मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन की होगी। अब इसी के आधार पर अगर हम देखेंगे तो कार्बनिक यौगिकों को विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है। इसलिए अगर कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड पाया जाएगा तो उसे हम बोलते हैं एल्केन, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, एल्केन। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो उसे हम बोलते हैं एल्कीन। और कार्बन कार्बन के बीच में यदि 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो उसे हम बोलते हैं एल्काइन। तो क्या बोलते हैं लोग, एल्काइन। और ये बहुत ही एसेंशियल चीज है, बहुत ही आवश्यक टॉपिक है। अभी हालिया जो एग्जाम नीट का एग्जाम 2024 में हुआ है उसमें ऐसे दे करके कि एथेन, एथीन और एथाइन, उसमें पूछा गया था कि किसमें एकल बॉन्ड है, किसमें द्विबंध है, किसमें त्रिबंध है। हालांकि उसका जो प्रश्न का प्रारूप था वो ये था कि कार्बन कार्बन के बीच में अगर एथेन है तो कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा। तो जब भी एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो उस हम एक इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। उस एक साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, उस बंध को क्या बोलते हैं हम लोग, सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। और जब 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो वहाँ पे क्या होगा, एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड हो जाएगा। सिग्मा हमेशा एक बनेगा, उसके बाद जितने भी बॉन्ड बनेंगे वो सब किस रूप में गिने जाते हैं, तो पाई बॉन्ड के रूप में गिने जाते हैं। तो इसमें अगर देखेंगे तो क्या है, एक सिग्मा है, जबकि 2 की बात करेंगे तो दोनों क्या है, पाई बॉन्ड होते हैं। तो ये कुछ बेसिक फीचर है कार्बन का। इसी के आधार पर क्या होगा, कार्बन आपस में जुड़ेगा, बहुत ज्यादा क्या होगा, श्रृंखला बनाता है, श्रृंखला बनाता है तो ढेरों यौगिक बनते हैं। और ढेरों यौगिक बनते हैं तो उसको क्या करना है, अलग अलग हिसाब से अभिपसी के रोल के हिसाब से हमको क्या करना है, नेमी की प्रक्रिया को सीखना है। तो ये कुछ कार्बन का फीचर था। कार्बन का सबसे महत्वपूर्ण फीचर ये है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। कार्बन की वैलेंसी 4 होने के कारण क्या करता है, ये अष्टक अकॉर्डिंग टू आर्किट रूल क्या करता है, वो अक्रिय गैसों की श्रेणी में जाना चाहता है, जिसके लिए क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है और साझेदारी करके क्या बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण करता है। अब कोई भी दो परमाणु होंगे अधिकतम 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर सकते हैं, तो कार्बन भी 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन की जब भी साझेदारी करेगा तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा, जबकि 2 क्या होंगे, पाई बॉन्ड हो जाएंगे। जब 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा तो वहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा और क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड हो जाएगा। जबकि एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा तो वहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा और पाई बॉन्ड का संख्या वहाँ पे क्या होता है, 0 होता है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड पाया जाएगा तो उसे बोलेंगे एल्केन, 2 बॉन्ड पाया जाता है बोलेंगे एल्काइन, और 3 बॉन्ड बोलेंगे तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, सॉरी 2 बॉन्ड अगर उसके बोलेंगे एल्कीन और 3 बॉन्ड उसे क्या बोलेंगे हम लोग, एल्काइन बोलते हैं। ये कुछ बेसिक फीचर है। अब हम थोड़ा सा कार्बनिक यौगिक को देखते हैं। तो कार्बनिक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओसी का मतलब क्या, ओ से ऑर्गेनिक, सी से कंपाउंड, हिंदी में बोलेंगे क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक। अब कार्बनिक यौगिक 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। और दूसरे को क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न या डिराइव्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के क्या होगा, व्युत्पन्न हो जाएगा। इससे हम लिख सकते हैं हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न, ये हो जाएगा। अभी भी हाइड्रोकार्बन, अब हाइड्रोकार्बन में क्या होगा, ऐसे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होंगे, क्या ऐसे यौगिक जो केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। और यदि कार्बन हाइड्रोजन के अतिरिक्त भी कोई एटम पाया जाए, जैसे कार्बन था और इसके साथ ऑक्सीजन आ जाए, कार्बन हाइड्रोजन उसके साथ साथ क्या आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। नाइट्रोजन समूह आ जाए, सल्फर समूह आ जाए, कोई सा भी अलग कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त कोई भी परमाणु यदि आएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, किसी श्रेणी में रखेंगे, डिराइव्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न के रूप में से जानते हैं। परंतु यौगिक, ऐसा कार्बनिक यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बना होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अब हाइड्रोकार्बन को अगर विभाजित करें, हाइड्रोकार्बन कई भागों में विभाजित हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन क्या हो जाएगा, कई भागों में विभाजित हो जाएगा। अब इसी को हम लोग जो अभी पढ़ा एल्कीन, एल्काइन, वही यदि एक बॉन्ड पाया जा रहा है, कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड पाया जा रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एल्केन। क्या बोलते हैं उसे, एल्केन। और यदि कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड पाया जा रहा है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एल्कीन। और अगर 3 बॉन्ड पाया जा रहा है तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, एल्काइन। अब इसका निर्धारण कैसे किया गया है, तो इसके आधार पर फार्मूला, इसके लिए फार्मूला बनाया गया, उसका नाम है CnH2n+2। अर्थात n का मान अगर चेंज करेंगे तो विभिन्न प्रकार के कार्बन श्रृंखला कार्बनिक यौगिक आपको प्राप्त होंगे जो एल्केन ग्रुप्स के होंगे। जबकि जब हम यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, CnH2n। और कहीं कहीं किताबों में +0 लिखा होता है, आप इतना भी लिखोगे चलेगा, या अगर ऐसे भी लिखते हो क्या होता है वो चलेगा। और जब हम यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो CnH2n-2। इसका एग्जाम्पल की बात करें, इसका हो जाएगा CH4, C2H6, C3H8। जबकि यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो CH2,
H2 और यहाँ पे आपका हो जाएगा C2H4 C3H6। ये जनरली कार्बन एल्कीन और एल्काइन ग्रुप का जो कार्बन नंबर 1 होता है वो फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। कारण उसका यह है कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, और नंबर ऑफ कार्बन जब 1 होगा तो डबल बॉन्ड बनेगा किससे? तो इसीलिए एल्कीन और एल्काइन में जो पहला कार्बन होता है मतलब कार्बन नंबर 1 जो होगा, एक कार्बन से यौगिक जनरली निर्माण नहीं होगा, और हम उसका नाम हम अगर चाहे तो दे सकते हैं, कहीं ना कहीं सभी आपको नाम आगे उसके बारे में भी मिल जाएगा। फिलहाल के लिए ये और ये हो जाएगा C4H8। जब इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C2H2 C3H4 C4H6 4 2 8 ये हो जाएगा। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो ये अभी इसी में ही इतनी विविधता है, अगर देखेंगे इसमें ही इतनी विविधता है तो और भी यौगिक और भी एटम है और भी परमाणु अगर आते हैं, अलग अलग तत्व आते हैं, उसमें कितनी विविधता होगी। तो इन सब का नेमिंग कैसे करेंगे, उस सब चीज़ों के लिए ही आईपीएससी ने क्या सोचा था कि आईपीएससी नेमिंग कर देंगे तो उससे क्या होगा, हमें चीज़ें लर्न करना समझना आसान हो जाएगा, चीज़ें हमें आसानी से सब चीज़ समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। अब इसमें देखेंगे तो एक चीज़ और है, अगर आपको तो यहाँ पे फार्मूला हमेशा दिया नहीं होगा या फार्मूले का हमेशा चीज़ों को करेंगे नहीं, तो कैसे हम पहचानें कि ये एल्केन ग्रुप का है या एल्कीन ग्रुप का है या एल्काइन ग्रुप का है। तो अगर हम इसमें देखेंगे, इस वाले यौगिक में देखते हैं C2H6 में देखते हैं, तो जब देखेंगे तो कार्बन की दोगुना, अगर कार्बन की तुलना में करेंगे तो दोगुना प्लस 2 हाइड्रोजन है, कार्बन का दोगुना प्लस 2 हाइड्रोजन है। तो कोई सा भी ऐसा यौगिक हो जिसमें कार्बन की तुलना में हाइड्रोजन की संख्या दोगुना प्लस 2 हो तो उसे हम लोग एल्कीन ग्रुप में रखते हैं। किसमें रखेंगे? एल्कीन ग्रुप में रखेंगे। जबकि कार्बन का यदि दोगुना हाइड्रोजन है, कार्बन का यदि दोगुना हाइड्रोजन है तो उसे हम लोग किस ग्रुप में रखेंगे, तो इसे हम रखेंगे इसमें एल्कीन ग्रुप में रखेंगे। और जब कार्बन का दोगुना माइनस 2 कर लें, कार्बन का दोगुना माइनस 2 कर लें तो उस श्रेणी को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्काइन ग्रुप बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एक यौगिक है C4H10, C4H10 यौगिक है। अब इससे पूछा जा रहा है कि ये क्या है, एल्कीन है कि एल्काइन है, एल्कीन है कि एल्काइन है, एल्कीन ग्रुप का है। तो हमको क्या करना है, दोगुना अगर होगा तो एल्कीन, दोगुने से 2 कम होगा हाइड्रोजन की संख्या तो एल्काइन, और अगर दोगुना से 2 एक्स्ट्रा होगा हाइड्रोजन तो क्या करेंगे, उसको एल्कीन ग्रुप में रखेंगे। तो C4H10 4 दुनिया 2 10 मतलब 2 एक्स्ट्रा है, इसे हम किस ग्रुप में रखेंगे, इसे हम बोल देंगे ये कौन सा ग्रुप का है, तो ये हो जाएगा आपका एल्कीन ग्रुप का। किसका हो जाएगा, एल्कीन ग्रुप का। अगर ऐसे फार्मूला देते हैं कि C5 और H8 कर दिया जाए, C5H8, अब ये किस ग्रुप का है, ऐसे देखने से पता चलेगा नहीं। हमको क्या करना है कि दोगुना देखना है, तो कार्बन का दोगुना हो जाएगा 10 और 10 से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 8, मतलब दोगुना माइनस 2 अगर होगा तो हम उसे क्या कहेंगे, इस तरह कहेंगे कि ये है आपका एल्काइन ग्रुप। और अगर जो भी दिया है कि C5H10 दिया हुआ है, C5H10 दिया हुआ है, तो ये क्या है, कार्बन का दोगुना हाइड्रोजन है, हम इस ग्रुप को क्या बोलेंगे, ये हमारा एल्कीन ग्रुप का हो जाएगा, एल्कीन ग्रुप का हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, आगे नामकरण को सीखना है। तो नामकरण के लिए आपको अगले वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा, जो कि कल एक दिन बाद या कल परसों में आपको